नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा आपका पुनः स्वागत करता हूं सरस्वती एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक तो आर्टिकल्स रहेगा, पर जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा, आपने आज तक पढ़ा होगा कि किस प्रकार ऑनेस्ट शब्द के साथ या और भी ऐसा कोई शब्द जो ऑनेस्ट से मिलता जुलता अर्थ रखता है, उस जैसी साउंड रखता है। आपने ऑनर पढ़ा होगा, आपने ब्यूटीफुल पढ़ा होगा, ऐसे शब्द जिनके साथ आपने आज तक एन या ए का यूज किया होगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार हरियाणा एसएससी या फिर और जितनी भी एजेंसीज हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेती है, वो इनको गलत कहती है। दोस्तों, इस बात को जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो को लास्ट तक देखें और आपको आज ये पता चल जाएगा कि ऑनेस्ट के साथ एन गलत होता है या फिर वो कौन सी स्पेशल परिस्थितियां हैं जहां ऑनेस्ट के साथ एन का प्रयोग हो सकता है। देखिए दोस्तों, हम टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहला, आर्टिकल्स जो हैं वो 3 होते हैं, ए, एन और द। 3 तरह के आर्टिकल्स इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाए जाते हैं, ए, एन और द। वास्तव में जब हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं तो बच्चों के दिमाग में टॉपिक को देखते ही ये आता है कि हम पुरानी बहुत सी क्लासेज से लगातार आर्टिकल्स को पढ़ते आ रहे हैं। हमने 6th क्लास में पढ़ा, 7th में पढ़ा, 8th में पढ़ा, 9th में पढ़ा, और ऐसे ही करके हम लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आर्टिकल्स ही तो हैं, ए एन द ही तो भरना है। बट मैं आपको बताता हूं, मैंने आप लोगों के सामने एक सेंटेंस लिख दिया, ही इज डैश ऑनेस्ट। ही इज डैश ऑनेस्ट, ये सेंटेंस मैंने आपके सामने लिख दिया। और यहां पर अगर आप एन लिखते हो तो ये 100% गलत है। इसके बारे में मैं बात करूंगा वीडियो में आगे। एक कहावत होती है हिंदी भाषा में कि तैराक ही डूबते हैं। जब हम ये मानने लग जाते हैं कि कोई भी टॉपिक हमें बहुत अच्छे तरीके से आता है, इसको तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो वहां गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर हम किसी चीज को पढ़ना छोड़ दें, अपने नॉलेज को अपडेट करना छोड़ दें, तो फिर हम वापिस पीछे जाने लग जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। और ये एक ऐसी फील्ड है, यहां पर रिवर्स गियर में चलने वाले बच्चे कभी कामयाब नहीं होते। आपको हर पल आगे ही बढ़ना पड़ेगा। आपको हर पल एक नया विजन अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। आपको ये जानना पड़ेगा कि हाँ, इस टॉपिक में कुछ नया क्या आया है। ट्रेडिशनल बुक्स को पढ़ने से या केवल ये जान लेने से कि जहां ए, ई, आई, ओ की साउंड हो, वोवल साउंड हो, कॉन्सोनेंट साउंड हो, वहां पर ही हम केवल इस प्रकार से ए और एन का प्रयोग करेंगे तो इतना सफिशिएंट नहीं है। आज हम वो पढ़ेंगे जिन वास्तविकताओं से आप दूर हैं। और जितने भी मेरे साथी, स्पेशली वो जो DSSB या यूपी टीजीटी या फिर हरियाणा में आने वाली जो टीजीटी की वैकेंसीज हैं, वो भावी अध्यापक देख रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बच्चों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि उन्होंने आगे चल के इंग्लिश पढ़ाना है, और इंग्लिश पढ़ाने में अगर वो इन बेसिक कंसेप्ट्स को नहीं समझेंगे तो फिर कहीं ना कहीं उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि कम ज्ञान हानिकारक होता है। अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। इस बात पे विशेष ध्यान रखना है। अभी हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। देखिए दोस्तों, आर्टिकल्स में हम बात कर रहे थे ए, एन और द। 3 आर्टिकल होते हैं जिसमें ए और एन को कहा जाता है, ए और एन को कहा जाता है कि ये आर्टिकल हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल होता है। इनडेफिनिट आर्टिकल। उसके बाद आता है द। द को कहा जाता है कि ये डेफिनिट आर्टिकल होता है। इनडेफिनिट का अर्थ होता है अनिश्चित, और डेफिनिट का अर्थ होता है निश्चित। अभी तक हमने केवल 2 बातें जानी
कि ए और एन जो है इसको इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, अनिश्चित आर्टिकल, और द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, दैट इज निश्चित आर्टिकल। इस बात को थोड़ा सा और गहराइयों में जाते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि ए और एन को इंडेफिनिट कहा जाता है और द को डेफिनिट कहा जाता है। देखिए, मेरे पास एक मार्कर है, इस बात से यह निश्चित नहीं हुआ कि वो मार्कर किस कंपनी का है, किस रंग का है, इससे यह निश्चित नहीं हुआ, इसलिए इनको कहा जाता है अनिश्चित। और अगर मैं कहूं कि मेरे पास लाल रंग का मार्कर है तो एक निश्चित बात आई कि उस मार्कर का रंग कैसा है, लाल है। मैं कहूं कि मेरे पास नीले रंग का मार्कर है तो एक निश्चित बात आई। तो इस केस में अगर मैं बोलता हूं तो वहां पर फिर हम द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास एक गिलास पानी है, मेरे पास पानी है, तो यहां पर आप अनिश्चित है कि कौन सा पानी। परंतु अगर मैं कहूं कि मेरे पास गंगा का पानी है, गंगा जल है, तो वहां निश्चित हो जाता है ये। और जब निश्चित हो जाता है तो फिर हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। अभी केवल आपको यह समझना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनिट आर्टिकल। जो इंडेफिनिट आर्टिकल है वो एक चीज तो निश्चित बताते हैं, किसी भी चीज की संख्या, क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग, उसको तो ये निश्चित बताते हैं, बाकी किसी चीज के बारे में ये हमें निश्चित नहीं करते, इसलिए इनको कहा जाता है क्या, इंडेफिनिट आर्टिकल। और ये हमें जिस विषय के बारे में भी बताएंगे उसमें निश्चित जानकारी देते हैं, इसलिए आर्टिकल द को कहा जाता है डेफिनिट आर्टिकल। इज इट क्लियर? अब दोस्तों आगे बात करते हैं ए और एन के बारे में, और फिर जो हमारी अगली वीडियोज होंगी उसमें मैं द को डिस्कस करूंगा। दोस्तों, जितना मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ाता चला जाऊंगा, आपको वास्तव में ये लगेगा ही नहीं कि हमने आर्टिकल पढ़े हैं। आपको लगेगा कि हम कोई कहानियां सुन रहे हैं, कहीं आपको लगेगा कि हम इतिहास में चले गए, कहीं आपको लगेगा कि हम ज्योग्राफी में चले गए, और वहां से फिर आपको सारे के सारे रूल एट द लास्ट ऑफ दिस टॉपिक आपको सारे याद मिलेंगे। बड़े ध्यान से देखिए। अभी हम पढ़ते हैं ए एन, ए और एन को समझते हैं, क्योंकि आज का हमारा जो कंसेप्ट है कि ऑनेस्ट के साथ एन कैसे गलत होता है उसको यहीं से समझेंगे। ए और एन, देखिए दोस्तों, ए का अर्थ होता है एक और एन का भी अर्थ होता है एक। किसी भी संख्या को हम एक तभी कह सकते हैं, किसी भी संख्या को हम एक तभी कह सकते हैं जब हम उसको काउंट कर सकते हो। दोबारा बोल रहा हूं मैं, किसी भी संख्या को एक हम तब कह सकते हैं जब हम उसको काउंट कर सकते हो। देखिए, ये एक मार्कर आपको दिख रहा है, आप अब इसको एक कह सकते हो या नहीं? अगर मेरे पास पानी हो, क्या आप ये कह सकते हो एक पानी? क्या आप ये कह सकते हो एक स्याही? क्या आप ये कह सकते हो कि एक ज्ञान? यानी जिन चीजों को हम मापते या तोलते हैं उनको एक नहीं कह सकते। आप कहीं गए किसी दुकान पर, किसी शॉपकीपर के पास, देखिए ए और एन को समझने से पहले आपको एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। वो कंसेप्ट है अनकाउंटेबल चीजें क्या हैं, अनकाउंटेबल क्या है और काउंटेबल क्या है। मैं आपको बताता हूं कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल को किस प्रकार पहचानना है। दोस्तों, इतना मुश्किल नहीं होता, आपको बड़ा आसान लगता है। मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट, आप कहोगे सर काउंटेबल है, क्योंकि स्टूडेंट तो हम काउंट कर सकते हैं। एक क्लास में 10 विद्यार्थी बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंट कर लिया हमने, 10 विद्यार्थी हो गए। मैंने आपको कहा कि फूड, आपके मन में आएगा सर रोटी तो हम काउंट कर सकते हैं, पर उस फूड में सब्जी भी हो सकती है, वो तो नहीं हम काउंट कर सकते। और जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते उनको क्या कहा जाएगा, अनकाउंटेबल। अब फूड को काउंटेबल कहें या अनकाउंटेबल कहें,
तो देखिए आप रोटी काउंट कर सकते हो, तो रोटी काउंटेबल है, फूड काउंटेबल नहीं है। ये चीजें आपको समझनी है। हालांकि मैं आपको एक टॉपिक कराऊंगा नाउन, जिसमें मेरा पूरा फोकस सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल पे ही रहेगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं कि वे सभी पदार्थ जिनको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल होते हैं, और वे सभी पदार्थ जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनको अनकाउंटेबल कहते हैं। अब आप कहोगे सर इसमें आपने नया क्या बताया? ये तो हर किसी को पता है कि जिसको काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल, जिसको काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल। अब मैंने आपके सामने लिखा 1 एप्पल, आप काउंट कर सकते हो 1 एप्पल, आपने काउंट किया, बहुत अच्छी बात है, काउंटेबल हुआ। बट अगर मैं इसको लिखता हूं 1 kg एप्पल, 1 किलोग्राम एप्पल, फिर मैं इसको काउंट नहीं कर सकता। आप कहेंगे, आपके मन में आएगा कि नहीं सर, तराजू पे एप्पल रखी हुई हो, 1 किलो तुली हुई हो, उसमें 4, 5, 6 एप्पल होती हैं, मैं उनको काउंट कर सकता हूं। ये तो आप गलत बता रहे हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, यहां पर अगर मैंने केजी लिखा है तो इसका मतलब मैं इस एप्पल को काउंट नहीं करना चाहता, मैं इसको माप या तोल कर खरीद रहा हूं। और वो सभी वस्तुएं जिसको हम मापते या तोलते हैं वो सभी अनकाउंटेबल होती हैं। वो सभी वस्तुएं जिसको हम मापते या तोलते हैं, वो सभी वस्तुएं जिसको हम मापते या तोलते हैं वो क्या होती है? अनकाउंटेबल। बताइए आपको ये समझ आया या नहीं आया? मैंने लिखा शुगर, चीनी। अब आप शुगर को काउंट कर सकते हैं, उसके जो छोटे छोटे दाने होते हैं, बट आप इसको ज्यादातर तोल कर खरीदना पसंद करते हैं, तो ये किस में रखी गई? अनकाउंटेबल में। मैंने लिखा कि समालखा से पानीपत 20 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर डिस्टेंस। आपके मन में आया कि सर 20 किलोमीटर, एक बार पक्का आपके जहन में आया होगा काउंटेबल, लेकिन नहीं, किलोमीटर आया ही इसलिए है कि डिस्टेंस को मैं काउंट नहीं कर सकता, डिस्टेंस को मैं मापता हूं, इसलिए किलोमीटर आया है। यानी जो ये यूनिट आप साइंस में पढ़ते हो, यूनिट कौन कौन सी? जैसे आपने पढ़ा किलोग्राम, आपने पढ़ा किलोमीटर, किलोग्राम, किलोलीटर, लीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मिलीग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम ऑलरेडी हो चुका है। ये जितनी आप यूनिट पढ़ते हो, चाहे कोई टेम्परेचर मापने की यूनिट है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, चाहे कोई टेम्परेचर मापने की यूनिट है, या फिर आपकी कोई वजन मापने की यूनिट है, हाइट मापने की यूनिट है, इकाइयां जो किसी भी चीज को मापने या तोलने के लिए प्रयोग की जाती है, अगर वो कहीं पर प्रयोग होती हैं तो उसके बाद आने वाला शब्द अनकाउंटेबल होगा। अब आपके जहन में काउंटेबल अनकाउंटेबल लगभग क्लियर हो चुका होगा, लेकिन फिर कंफ्यूज करता हूं, क्योंकि जब तक मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा तो आप उन सब चीजों को नहीं सोच पाओगे जो मैं ये चाहता हूं कि आप सोचें। आप देखिए, एक शब्द है मनी। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप कमेंट करके बताइए कि आपके जहन में पहला पॉइंट क्या आया जब मैंने मनी कहा, कि मनी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? कमेंट कीजिए, इज मनी काउंटेबल और अनकाउंटेबल? अब सुनिए ध्यान से, अब समझिए, मनी जो है वो अनकाउंटेबल होती है। हैरान मत होइए, बिल्कुल हैरान मत होइए। आप हर रोज पैसा गिनते हैं, हर रोज पैसा गिनते हैं। सर हम तो गिनते हैं, फिर आप कैसे कह रहे हो कि ये अनकाउंटेबल है?
मनी का अर्थ होता है धन। आप गिनते हैं नोट, आप गिनते हैं सिक्के, आप मनी नहीं गिनते। मैंने ये नहीं कहा कि नोट जो है वो अनकाउंटेबल होता है, मैंने ये नहीं कहा कि सिक्के जो हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। मैं बोल रहा हूं कि मनी अनकाउंटेबल है। और मनी अनकाउंटेबल होने का अर्थ क्या है? मनी अनकाउंटेबल होने का अर्थ है कि आपने 100 नोट गिने, 100 नोट आपने काउंट किए, क्या बता सकते कितने अमाउंट हुआ? नहीं बता सकते, क्योंकि आपने नोट गिने हैं। आप ये बता सकते हो कि नोट कितने हैं। फिर एक नोट की मैं आपको वैल्यू बताऊंगा कि उस नोट की वैल्यू है 10 रुपये, यानी आपने 10 रुपये के 100 नोट काउंट किए। तो आप क्या करोगे, जो आपने काउंट किया उसको 10 रुपये से मल्टीप्लाई करोगे और आपके पास हो गए 1000 रुपये। यानी आपने मनी को काउंट नहीं किया, मनी की तो आपने वैल्यू निकाली बाद में। कुछ समझ आया? मनी अनकाउंटेबल है, आप नोट काउंट करते हैं। नोट हमारे क्या होते हैं? काउंटेबल। कॉइन्स क्या होते हैं? काउंटेबल। इज इट क्लियर? दोबारा इस बात पे ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए आर्टिकल समझने से पहले कि कोई भी चीज काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। मैं आप लोगों से यह जरूर चाहूंगा, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, मैं आपसे चाहूंगा कि वो कोई भी पॉइंट जिस पे आपको ये लगे कि सर ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो हमारा टेलीग्राम पे एक डिस्कशन ग्रुप है, आप उसमें डालिए, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। आप सारे डाउट मेरे से क्लियर कीजिए जहां भी आपको लगे। मैं आपको बताता हूं एक और चीज, साबुन भी अनकाउंटेबल होता है, जबकि आप सब काउंट करके खरीद के लेके आते होंगे। लेकिन देखिए साबुन क्या होता है, आप साबुन नहीं खरीदते, आप सोप नहीं खरीदते, SOAP, आप खरीदते हैं साबुन का एक टुकड़ा। कई बार आप दुकान पे जाते हो तो आप ये बोलते होगे कि साबुन की एक टिकिया देना, साबुन का एक टुकड़ा देना, ए पीस ऑफ सोप, आप वो खरीदते हो। साबुन का एक टुकड़ा खरीदते हो, वो टुकड़े काउंट करते हो आप, साबुन को नहीं काउंट करते। साबुन तो हलवे की तरह बनता है। तो अब आपको क्या करना है, आज बैठ के रात को जब सोने से पहले आपने अपने मन में 100 वस्तुएं सोचनी है। उन 100 वस्तुओं को अलग अलग अपने मन में डिवाइड करना है कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। और अगर आपको ना पता चले किसी का, आपके मन में वस्तु तो आ गई लेकिन ये नहीं पता चला कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, तो आप तुरंत उसको टेलीग्राम ग्रुप पे लिखिए, मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा। इज इट क्लियर? देखिए अब ध्यान से, काउंटेबल अनकाउंटेबल हम समझ चुके हैं। यानी मेन पॉइंट क्या है कि ए और एन का प्रयोग केवल उन्हीं शब्दों के साथ होगा जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ए और एन का प्रयोग केवल उन्हीं शब्दों के साथ होगा जिसको हम काउंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो अनकाउंटेबल हैं उसको तो हम एक कह ही नहीं सकते। क्या आपने कभी कहा एक पानी लेके आना? आपने कभी कहा एक स्याही लेके आना? आपने कभी कहा कि एक ज्ञान लेके आना? आपने कभी कहा कि एक चावल लेके आना, एक दूध लेके आना? क्यों नहीं कहा? क्योंकि दीज आर अनकाउंटेबल। यानी ए और एन का प्रयोग कहां नहीं होता? अनकाउंटेबल के साथ नहीं हो सकता। ए और एन का यूज करने से पहले आपको करना क्या है? ए और एन का यूज करने से पहले आपको चेक करना है कि लिखा हुआ शब्द हमारा काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अगर अनकाउंटेबल है तो उसके साथ कभी भी ए और एन का प्रयोग नहीं हो सकता। इस बात से आप बिल्कुल वाकिफ नहीं थे। अगर नॉर्मल आपके जीवन में यह सेंटेंस आ जाता वाटर, और आर्टिकल में आपसे फिल करवाते ए एन और द, तो आप फटाफट से वह की आवाज देखते और ए लगा देते। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको समझना है, आपको जानना है कारण। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, और जो चीज अनकाउंटेबल है हमने ये बोल दिया कि उसको काउंट नहीं किया जा सकता, फिर एक कैसे बोलेंगे? जिस चीज को हम काउंट कर ही नहीं सकते उसको एक बोले कैसे? मेन विषय तो ये है। दूसरे पॉइंट पे आइए। मेरे पास एक मार्कर है, सभी को दिख रहा होगा आपको, एक मार्कर है। मैं इसको कह सकता हूं ए मार्कर, एक मार्कर,
क्या मैं अब भी एक कह सकता हूं? ध्यान से देखिए, क्या अब भी कह सकता हूं एक? बिल्कुल नहीं कह सकता, क्योंकि ये मेरे पास 2 मार्कर हैं। यानी यहां से एक कंक्लूजन और निकला कि एक हम केवल उन्हीं चीजों को कह सकते हैं जो सिंगुलर हो। यानी ए और एन का यूज किसके साथ होगा? सिंगुलर के साथ होगा, केवल सिंगुलर के साथ होगा। प्लूरल के साथ ए और एन का प्रयोग नहीं हो सकता। 2 बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। ए और एन का यूज किसके साथ नहीं हो सकता? मैंने कहा अनकाउंटेबल चीजों के साथ नहीं हो सकता। दूसरा मैंने कहा कि प्लूरल के साथ नहीं हो सकता। किसके साथ हो सकता है? सिंगुलर के साथ हो सकता है, काउंटेबल के साथ हो सकता है। यानी ए और एन, जिसको आप बड़ा आसान मानते थे कि ए एन द ही तो फिल करना है, ए एन द ही तो फिल करना है, आज आपको वास्तव में पता चलेगा कि ए एन द इतना आसान नहीं है। बट आप अगर एक बार समझ गए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका आर्टिकल कभी गलत नहीं होगा। एक बार आपको समझना पड़ेगा, आपको यह चेक करना पड़ेगा कि कोई भी शब्द काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, कोई भी शब्द सिंगुलर है या प्लूरल है, यह आपको देखना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, 2 चीजें हमने समझ ली। तीसरा, क्या आपने कभी देखा कि आप में से किसी का नाम राम होगा, श्याम होगा, सोनू होगा, मोनू होगा, अन्नू होगा, टीटू होगा, कुछ भी होगा आपका नाम, लेकिन क्या किसी ने आज तक आपको यह कहकर बुलाया कि एक सुमित इधर आइए, एक सोनू इधर आइए, एक रीतू इधर आइए, एक अन्नू इधर आइए? क्या ऐसे कह के किसी ने बुलाया? नहीं। क्यों नहीं बुलाया? कारण समझिए। क्योंकि नाम के पहले एक की जरूरत ही नहीं है। किसी भी नाम के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता। यह कहना बेवकूफी होगी कि नाम के पहले आर्टिकल प्रयोग नहीं होता। आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं होता किसी भी नाम के पहले। देखिए कैसे, मैंने क्या कहा कि नेम भी नहीं होना चाहिए। यानी आपने चेक करने हैं ये 3 पॉइंट। पहला पॉइंट, काउंटेबल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, सिंगुलर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, नाम नहीं होना चाहिए। मैंने क्या कहा? काउंटेबल, सिंगुलर और नाम। काउंटेबल, सिंगुलर और नाम नहीं, ये नहीं में है। एन से नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब नहीं। इसको हम याद कर सकते हैं CNS, इस फॉर्मूला से। अगर आपको आर्टिकल AN फिल करना है तो सबसे पहले CNS लगाइए। अब ये CNS क्या है? CNS इज अ फॉर्मूला विच विल हेल्प यू। और क्या है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं है। C का मतलब काउंटेबल, N का मतलब नेम नहीं, और S का मतलब सिंगुलर। CNS लगाइए, ठीक है। और ये CNS आपको अभी बुक्स में नहीं देखने को मिलेगा। भविष्य में हो सकता है कि हम कोई बुक पब्लिश करें तो उसमें आपको ये देखने को मिले, लेकिन इट्स टोटली जनरेटेड बाय मी। हालांकि ये सब बातें बुक्स में लिखी हुई हैं, बट इस तरह से नहीं लिखी हुई जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने नियम बना दिए, नियम ऑलरेडी लिखे हुए हैं। बस उन चीज़ों को समझ के और एक तरीके से मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने। देखिए अब ध्यान से, मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूं और उन एग्जाम्पल्स से समझते हैं हम। बहुत आसान लगेगा आपको ये, लेकिन उस समय लगेगा जब आप चीज़ों को समझने लगेंगे। अगर आप जस्ट यू कीप ऑन वॉचिंग दीज वीडियोज़, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप समझ रहे हैं। आप क्वेश्चन कीजिए, आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं हमारे से क्वेश्चन करने के लिए। देखिए मैंने लिखा ही डैश, ही इज डैश ऑनेस्ट। इसी को तो जानना था। और लिख देता हूं, दिस इज डैश पेन, he is
डैश, सी लिख लीजिए, सी इज डैश ब्यूटीफुल। मैंने लिखा यू आर डैश फ्रेंड। ये कुछ सेंटेंस मैंने आपके सामने लिख दिए, बड़े सिंपल से हैं, बहुत सिंपल है। इनके बारे में जानते हैं कि कहां पर कौन सा आर्टिकल फिल होगा। सभी में आपके पास ये तीन ऑप्शन है, ए, एन और ऑप्शन द। मैं बताता हूं कि आप लोगों को कैसे फिल करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करूंगा। यहां से देखिए, यहां पर लिखा हुआ है पेन। आपको सीधा जाना है जब भी आर्टिकल फिल करना है ब्लैंक के बाद वाले शब्द पे। बाकी सेंटेंस से आपका कोई अभी मतलब नहीं है जब तक मैं यूज ऑफ द आपको नहीं करा देता। अभी आपको जाना है लास्ट वाले शब्द पे। आपने देखा कि पेन, पेन काउंटेबल है सर, सी काउंटेबल है सर। फिर सर सिंगुलर भी है, सिंगुलर भी है। तीसरा, सर नाम भी नहीं है, नेम नहीं है। यानी सर ये काउंटेबल भी है, सर ये सिंगुलर भी है, सर ये नाम भी नहीं है। ये तीन टिक जो आपने लगाए ये आपको ये बता देंगे कि हां वास्तव में इस शब्द के साथ ए और एन का प्रयोग हो सकता है। तो अभी आपको क्या पता चला कि यहां पर ए और एन आ सकता है, बस केवल इतना। ए आएगा या एन आएगा उसके बारे में मैं अभी बात करूंगा। अभी केवल ये चेक करना है कि ए या एन आ सकता है या नहीं, इसके साथ आ सकता है। अब आ जाइए इस पे। फ्रेंड काउंटेबल है, बिल्कुल है सर। सिंगुलर है, बिल्कुल है, क्योंकि प्लूरल होता तो फ्रेंड्स होता। क्या नाम है? नहीं सर, नाम तो रोहन, मोहन, सोहन कुछ भी हो सकता है। तो टिक लगाएंगे। काउंटेबल है सर, सिंगुलर है सर, नाम नहीं है सर, तो इसका मतलब इसके साथ आर्टिकल ए एन आ सकता है। इन दो के साथ तो ए या एन आएगा। अभी मैं बताऊंगा कि ए आएगा या एन आएगा, अभी हम देख रहे हैं जस्ट। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर ऑनेस्ट 90% बच्चे हरियाणा में इसको गलत करते हैं। आर्टिकल्स हरियाणा एसएससी में सबसे ज्यादा गलत होने वाला टॉपिक है। 20 to 30% टीचर इसको अधूरा पढ़ाते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता, ना मैं कहूँगा कि टीचर्स को नहीं पता है, लेकिन वो इसको पूरा नहीं पढ़ाते। तो यहाँ ऑनेस्ट शब्द को देखिए। ऑनेस्ट का अर्थ होता है ईमानदार, क्योंकि आज का ना हमारा लॉजिक ही ये है, ईमानदार। मैं आपके सामने 2 सेंटेंस लिख रहा हूँ। मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा, मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा, राम वह ईमानदार है। एक सेंटेंस लिखा, वह एक ईमानदार है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, वह बहुत ईमानदार है। कौन सा सेंटेंस आपको ज्यादा उचित लगता है? वह ईमानदार है, वह एक ईमानदार है, या वह बहुत ईमानदार है? आपको यह सेंटेंस ठीक लगेगा, वह ईमानदार है, यह बिल्कुल ठीक लगेगा, वह ईमानदार है। ऐसे हम बोलते भी हैं जनरली। वह एक ईमानदार है, यह आपको बिल्कुल ठीक नहीं लगेगा। वह एक ईमानदार है, यह बिल्कुल ठीक नहीं लगेगा। वह बहुत ईमानदार है, यह भी ठीक लगेगा। एक सेंटेंस और होगा आपके दिमाग में कि वह बहुत ईमानदार व्यक्ति है, यह सेंटेंस भी बिल्कुल ठीक है। वह एक ईमानदार व्यक्ति है, यह सेंटेंस भी ठीक है। अगर आप हिंदी का ठीक ठाक नॉलेज रखते हैं तो यह आपको गलत लगेगा। और अगर मैं यहां पर लिख देता हूं एन, जैसा कि आप आज तक सीखते आए हैं, अगर मैं यहां पर लिख देता हूं एन, तो यह 100% गलत हो गया। वह एक ईमानदार है, और यही तो मैंने बताया कि गलत है। इस सेंटेंस को ठीक कैसे किया जा सकता है? या तो मैं यहां लिखूं कि ही इज वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ईमानदार है,
या फिर इसी सेंटेंस को मैं आगे बढ़ाऊं और सेंटेंस को पूरा करूं, थोड़ा सा और आगे लिखूं, मैं लिखूं, देखिए ध्यान से कैसे लिखूं। मैंने लिखा ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। अब ये हो गया ईमानदार व्यक्ति। अगर खाली ऑनेस्ट लिखा हुआ था तो क्रॉस, नो आर्टिकल, ना ए ना एन, दा की तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। अगर ऑनेस्ट मैन लिख देता हूं, ईमानदार व्यक्ति, देखो और ईमानदारी क्या है? ईमानदारी हमारा एक गुण है जो काउंट नहीं किया जाता, जो मापा जाता है अपने दिमाग की समझ से, उसको काउंट नहीं किया जाता। ये नहीं कि वह एक ईमानदार है, दो ईमानदार है, तीन ईमानदार है, चार ईमानदार है, ऐसा नहीं होता कभी भी। उसको मापा या तोला जाता है, ये गुण है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव जो है वो काउंटेबल नहीं होते, उनकी डिग्रीज होती हैं, डिग्री में मापा जाता है उनको। जैसे कोण नहीं मापते क्या डिग्री में, ऐसे ही डिग्री में मापा जाता है। तो जितनी भी एडजेक्टिव हैं, जितने भी गुण हैं, अगर उनके बाद कोई नाउन नहीं लिखा हुआ, अगर उनके बाद कोई व्यक्ति वस्तु स्थान का जिक्र नहीं है, तो उनके साथ आर्टिकल नहीं आता। देखिए यहां मैंने लिखा ऑनेस्ट मैन, फिर एन आ सकता है, बाकी इस बारे में मैं बात करूंगा कि एन क्यों आया। अब ऊपर आ जाइए, ब्यूटीफुल, ये भी तो खूबसूरत गुण है। अब मैं बोलूं कि वह एक खूबसूरत है, बिल्कुल गलत है। या तो मैं यहां लिखूं कि ब्यूटीफुल लेडी, या फिर अगर मैं ये लेडी नहीं लिखता हूं, केवल ब्यूटीफुल, तो फिर क्रॉस। अगर लेडी लिखता हूं, इस फुल स्टॉप को इधर लगाता हूं, तो फिर क्या आना चाहिए? ए। बाकी ए और एन कैसे आएगा, इसके बारे में मैं बात करूंगा अगली वीडियो में, क्योंकि आज का हमारा कंसेप्ट क्या था कि ऑनेस्ट के साथ एन लगाना गलत है या नहीं। अकेला अगर ऑनेस्ट लिखा हुआ है, खाली अगर मैं वर्ड ऑनेस्ट लिख दूं, तो ये 100% गलत है, ये 100% गलत है ऑनेस्ट के साथ एन। अगर मैं लिखता हूं ऑनेस्ट मैन, फिर उसके साथ एन आ सकता है। और एन क्यों आएगा या ए क्यों आएगा, कहां पर एन आएगा, कहां पर ए आएगा, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, हैव ए नाइस डे।